गैस। तो आज हम इस मॉर्निंग में एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल पहला हमने जो आपके सिलेबस में दे रखा था उसमें एक था आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। इसमें हमने पढ़ा था कि वे सब्सटेंस जो प्रोटॉन देते हैं एसिड कहलाते हैं और वे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं बेस कहलाते हैं। यहीं पर हमने थोड़ा डिस्कस किया था बेस क्षार या क्षारीय बेस या एल्कलाइन में, तो वो आपको पता समझ में आ गया होगा। और इसी में अगर हम देखें तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इन एक्वस मीडियम, इसके साथ ही हमने इसकी लिमिटेशन की थी कुछ। उसके बाद सेकंड जो पढ़ा था उसका नाम था ब्रोनेस्टेड एंड लाउरी। ब्रोनेस्टेड लाउरी में हमने पढ़ा था कि ये जो है इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं था, बस एक्वस मीडियम में था। यहाँ एक्वस लिक्विड और गैसेस तीनों फेस के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पर था केवल। इसमें प्रोटॉन जो एक्सेप्टर थे वे सभी कहलाते थे बेस, और जो प्रोटॉन रिलीजर थे डोनर थे वो सभी कहलाते थे एसिड। ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशंस की थी ब्रोनेस्टेड एंड लाउरी की। उस एप्लीकेशंस में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। इसी में हमने पढ़ा था कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस। आज हम इसकी कुछ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके समझ में आ गया हुआ एकदम इजी वही था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे इसको डैश करेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी में, जिसका नाम है बहुत इम्पोर्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें छूट गया था, कल नहीं कर पाए थे डिस्कस, आज करेंगे। उसमें है आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड एसिड बेस, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग वीक कंजुगेटेड एसिड और बेस, ये पढ़ सकते हैं हम। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं कोई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जब आयनाइज करेंगे इसको तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो कंजुगेटेड ये एसिड है क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है, तो इसका जो ये बनेगा इसका कंजुगेटेड बेस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कंजुगेटेड बेस की नेचर कैसी होगी, तो हम सीधा समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक बेस होगा इसका कंजुगेटेड, वो हो जाएगा बी। इसी तरह अगर हम CH3COOH एसिटिक एसिड को लेंगे, इन एसिटिक एसिड के केस में जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर अगर रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पे तो ये हमें पता है क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, यह एक वीक एसिड है। वीक एसिड का हमेशा जो कंजुगेटेड बेस बनेगा वो कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। ऐसे हम बता सकते हैं। अगर हम हैलाइड के केस में देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो हैलाइड के केस में जिसको हैलो एसिड भी बोलते हैं उसको हम आयनाइज करेंगे और देखेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर HF HCl HBr लास्ट वन HI, अगर इनको आयनाइज करेंगे आप तो ये देंगे सभी एक्वस मीडियम में भी H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, और लास्ट H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। हम ये जानते हैं कि इन ग्रुप अप टू डाउन एसिडिक
नेचर ऑफ हेलो एसिड इंक्रीज। अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा हेलो एसिड की एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो हमें ये पता चल गया कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है इसमें, ये। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग, और इधर वाले क्या हो जाएंगे इसके कंपेयर में बी। इधर वीक एसिड होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसी के कंपेयर हम जानेंगे तो इधर अगर कंजुगेटेड इनके सबके ये तो बने थे सभी क्या थे एसिड, तो यहाँ पर जो भी सभी बनेंगे ये बन जाएंगे आपके क्या बनेंगे बेस। और बेस में बनेंगे कौन से वाले, या लिख सकते हैं कंजुगेटेड बेस। तो कंजुगेटेड बेस की नेचर हमें पता है, इधर वीक है तो इधर वाला स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर उल्टा कर देंगे, यहाँ क्या था वीक तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, और नीचे हो जाएंगे आपके वीक। ये तरीका रहेगा। आपसे अगर ये पूछ लेगा तो आप बता देंगे, और ये पूछ लेगा तब भी बता देंगे। तो आपसे पूछे अगर कि बताइए इनमें से कितने जो आपके एडवर्ट दे रखे हैं उनमें से वीक कंजुगेटेड बेस कौन सा है, तो वीक कंजुगेटेड बेस उसका होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। इसका मतलब ये वीक हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर एसिडिटी की बात करें तो अगर थोड़ा सा समझें तो ये डिपेंड करता है इसकी पोलराइजिंग पावर पर। यानी कि आपका नेगेटिव आयन जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है या पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी नेगेटिव की, या पोलराइजिंग पावर प्रोटॉन की देखते हैं, और यहाँ पोलराइजेबिलिटी देखेंगे आप हैलाइड की। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। तो उसके बेस पर भी आगे हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ये समझेंगे कि कौन सा कंजुगेटेड एसिड, क्योंकि आपके टॉपिक में ये सब दे रखा है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे इसी में ब्रोनेस्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस इसकी। ऐसी क्या वजह रही कि इसके बाद जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे, लिमिटेशन ऑफ ब्रोनेस्टेड एंड लॉरी। तो लिमिटेशन की बात करें तो पहली लिमिटेशन की बात करेंगे हम, तो बहुत सारे हैलाइड्स हैं उनकी नेचर नहीं बता सकता क्योंकि उनके पास प्रोटॉन नहीं होता। फॉर एग्जांपल AlCl3 BF3 एटसेट्रा, इस तरह के जो भी आपके हैलाइड्स हैं उनमें क्योंकि प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, और वो किसकी बात करता है, प्रोटॉन कि उस जो आप पढ़ रहे थे अभी ब्रोनेस्टेड लॉरी, वो ये कहता था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन लेते हैं वो बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन ना तो इसके पास है और ना ही इसके पास है। इसका मतलब कि प्रोटॉन होगा तभी बता सकते हैं। तो ये क्या है कि इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द सम हैलाइड्स कंपाउंड की एसिडिक एंड बेसिक नेचर। नेक्स्ट, सम बेस फॉर एग्जांपल NH3। नाउ अगर NH3 की बात करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ चेंज ही नहीं हो सकता। जैसे BF3 और NH3 की हम रिएक्शन कराते हैं कभी भी, तो ये बॉन्ड बनता है NH3 और ये BF3। यहाँ पर ना तो अमोनिया प्रोटॉन दे रहा है और ना ही ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि ये बेस है और ये एसिड है। इसका मतलब विदाउट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन वी कैन फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ BF3 एंड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो ये लेकिन हम जो ब्रोनेस्टेड लॉरी पढ़ रहे हैं वो इसको नहीं बता सकते। नेक्स्ट, सम ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड हैं, इनकी भी नेचर को हम एसिडिक है या बेसिक है ये ब्रोनेस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग नहीं जान सकते। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो ऐसा कौन सा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है जो हर प्रत्येक, चाहे वो 12th की क्लास हो, आपकी DLED की क्लास हो, कोई क्लास होगा उसमें दे रखा है, जिसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट में ऐसी कौन सी एडवांटेज थी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट इम्पोर्टेंट रहा, तो वो जानेंगे हम कि ऐसी ये वजह थी, इसलिए लुईस बेस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।
पहला जो कॉन्सेप्ट था ऑडियंस वो ये कहता था प्रोटॉन बेस था और हाइड्रोक्सिल आयन बेस था, एक्वस मीडियम की बात करता था, वहाँ पर लिमिटेशन थी। इसके बाद ब्रोनस्टेड लॉरी पर हमने पढ़ा था, उसके पास हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी आपके सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं जिसके पास प्रोटॉन होता ही नहीं है। अगर प्रोटॉन नहीं होगा तो कैसे बता सकते हैं कि वो ब्रोनस्टेड एसिड है या ब्रोनस्टेड बेस है। तो इसीलिए लुईस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट भी है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी इसको कहेंगे हम, क्योंकि इसने जो बेस बनाया था वो ना तो प्रोटॉन को लिया है यहाँ पर, ना हाइड्रोक्सिल आयन को लिया है। इसने ऐसी चीज़ को बेस बनाया है जो चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल होगा या फिर कोई भी कंपाउंड हो, 100% क्या होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो इसलिए ये अपने आप में ही बहुत यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लुईस के केस में इलेक्ट्रॉन की बात होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो कोई भी एटम मॉलिक्यूल कहीं भी देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होगा ही उसके पास, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी नेचर हम बता सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। तो हम पढ़ते हैं, आइए देखते हैं किसको, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस बात करते हैं, लुईस पहले पढ़ेंगे लुईस एसिड और इसके बाद है लुईस बेस। परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सी जी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे हम बात करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर, या यहाँ भी लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा एक। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होते हैं, वे सभी आपके कहलाएंगे लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनर होंगे, वे सभी कहलाएंगे आपके लुईस बेस। इतनी सी बात है इसकी, लुईस एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो यानी कि किसी भी ऐसा कंपाउंड जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन 2 लेने की कैपेसिटी होगी वो आपका लुईस एसिड कहलाएगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी या कैपेसिटी होगी वो आपका कहलाएगा लुईस बेस। तो ये अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो हम जानेंगे कि लुईस एसिड की बात करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन लेगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और लुईस बेस की बात करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। तो इसे ये अगर वैकेंट ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें इसके लिए पहले समझने के लिए 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हमें काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से आना चाहिए। अगर काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा आपको तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ समझ नहीं पाएंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो आप देखते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन काउंटिंग हम कैसे करते हैं। अगर एक एग्जांपल लें हम यहीं पे, जैसे HCl की बात करें, आपसे पूछा जाए कि इसके Cl के जो इलेक्ट्रॉन हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर आइसोलेटेड या कहेंगे इसके आउटर मोस्ट एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इजीली बताते हैं कि 7 है, लेकिन 7 नहीं होते क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट की तरह करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण आयन में टूटता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड ही कहेंगे हम यहाँ पे डिसोसिएट होता है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये नंबर बन जाएगा आपका 17। इसको उल्टा कर देंगे 17, इसका मतलब है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं सभी, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। और इसका जो आउटर जो आप देख रहे हैं राइट साइड में आपके 7 नंबर है, वही इनके रहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सभी। इसका मतलब इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 7।
तो यानी कि फ्लोरीन की इसकी तो हम यहाँ पे तो कह रहे हैं 7 तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोरीन नेगेटिव हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और Cl के पास हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 7। तो चाहे इसके पास, चाहे इसके पास, चाहे इसके पास, चाहे इसके पास, हमेशा हाइड्रोजन के केस में उसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे आपके 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिया है ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो रहे हैं इसके पास 8, और इसको ऐसे डिनोट करो कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा एक। अब इसने एक दिया तो एक ही लिया है, इसके पास कितने हो गए 2। कभी यहाँ पे ऑक्टेट रूल भी होता है जो आप पढ़ते होंगे। ऑक्टेट रूल कुछ नहीं है, इनर्ट गैस को फॉलो करता है वो, जैसे हाइड्रोजन करता है हीलियम को, वैसे ही ये जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स करेंगे इस पीरियड के वो करते हैं नियॉन। अब इसके बाद हम समझें कि अगर ये बॉन्ड था जो बना था इसके बीच में, बॉन्ड आइसोलेट हुआ, यूं चला गया ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटने की वजह है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जा चुका है और आयनाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही इधर चले गए, तो 7 पहले से एक और आ जाएगा, उसके पास तो कितने हो गए 8। इसका मतलब क्लोरीन नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो हमें ये हमेशा अगर लुईस पढ़ाएंगे तो हमको पता होना चाहिए किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक दो एग्जाम्पल और रहेंगे। इन केस ऑफ BF3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 5, तो हम पढ़ेंगे 1s2 2s2 इनका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2p1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं आपके देख रहे हैं आप 5, ये पहली सेल, ये सेकंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं आपके 3, 2 + 1 = 3। तो हम कह सकते हैं कि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। इसी केस में अगर बात करें कि फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का नंबर आपको पता है 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पर 2 + 5 = कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके 7। यहाँ भी 7 ले सकते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। वन 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रखा है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी ले रखा है इसने, इसके पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, इसके पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन उसने 1 लिया है तो 1 ही देगा। इसकी इलेक्ट्रिसिटी अधिक होने के कारण ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता। आपने फ्लोरीन पर कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा होगा, एक्सेप्ट हेलो एसिड्स या सुपर एसिड के केस में ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आप इस केस में ही ऐसा होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग कि कभी कभी आपको फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज दिखता है, अदरवाइज फ्लोरीन पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, हमेशा फ्लोरीन नेगेटिव बनी रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन से दिया तो 1 ये देगी इसको, यहाँ से 1 आएगा और 1 यहाँ से आएगा। अब देखेंगे कि अब बोरॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 उसके पास पहले थे और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उसके पास 8, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के पास कम है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन केनर हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 हो गए। तो पेयर अगर 2 की यहाँ पर कमी है तो ये क्या करेगी, ये तो नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी एक्सेप्टर। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर को ही हम क्या बोलते थे, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा था, उसका नाम था लुईस एसिड। वैसे हम समझ सकते हैं अगर किसी की ऑर्बिटल वैकेंट हो, अगर ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो वो आपका कहलाएगा क्या, लुईस एसिड। और इसके बाद ही आपने पढ़े होंगे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो शब्द आया था, इलेक्ट्रोफिलिक, इसको हम अगर ढंग से देखें आइसोलेट इसको, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले।
इलेक्ट्रॉन से वही स्पीशीज प्यार करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो आप इन केस ऑफ BF3 देख रहे हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को ही हम कह सकते हैं लुईस एसिड। तो हम कह सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड। तो ये आपको स्टेटमेंट आते हैं, सीधा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं ऐसे। इन केस ऑफ अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का एटम नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस है, जो कि फर्स्ट सेल ये है और सेकंड सेल ये है। सेकंड सेल में अगर जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए आपके 5। तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। इसके साथ जो अटैच एटम है उसका नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s1 होता है। इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यही सेल है पहली, यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेगा 1। देखते हैं इसको। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास भी 1 है। यहाँ पर चूंकि हीलियम को फॉलो करता है रेड गैस कन्फिगरेशन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होगा इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वैलेंसी जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो ये है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और ये इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाए तो ऐसे करके 1 देगा और 1 यहाँ से देगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन है आपके पास। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे। इसका मतलब आप काउंट करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड बनेगा और एक ये बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 4 और +2 6 इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे, जिनको बोल सकते हैं हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब इन्हीं को बोलेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और आप कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव चार्ज की वजह से होते हैं, लेकिन आइसोलेटेड केस में भी ऐसा पाया जाता है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्डिंग, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 8। लेकिन इसके पास चूंकि कैसे इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, इसका मतलब जो बॉन्ड नहीं बना सकते वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है, पेयर है ये, और ये देगा किसी को, या डोनर है ये, तो डोनर को हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके लुईस बेस। तो इसका मतलब कि लुईस बेस में क्या कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन फ्री थे। तो दूसरी चीज हमने बताई थी आपको न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स लविंग। तो जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। न्यूक्लियस से प्यार वो करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो उसके पास उसे न्यूक्लियस चाहिए होता है, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होती है, तो उसके बाद उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना होता है पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वही कहलाते हैं आपके लुईस बेस। तो हम कह सकते हैं ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। क्लियर? कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, उससे हम समझ सकते हैं कि कौन लुईस एसिड होगा, कौन लुईस बेस। अभी हमने देखा था इन केस ऑफ
F3 और यहाँ पर NH3। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आपने देखे थे, यहाँ पर कितने थे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 8 किसकी वजह से थे, इसमें थे 2 बॉन्डिंग थे, सॉरी 2 नॉन बॉन्डिंग थे और 6 थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो बात कर रहे थे, यहाँ पर इन केस ऑफ BF3 यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑर्बिटल खाली थी। इसका मतलब यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है आपका लुईस बेस। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, जो लेता है वो क्या कहलाता है आपका लुईस बेस। तो हम ये समझ सकते हैं कि लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। नेक्स्ट एग्जांपल एक तो देखते हैं। इन केस ऑफ OH या एल्कोहल भी ले सकते हैं आप अगर चाहें तो। एल्कोहल आप जानते हैं अर्थव्यवस्था को ही सही कर सकता है, बहुत छोटी चीज़ है। तो यहाँ एल्कोहल ले सकते हैं क्योंकि एल्कोहल के पास भी क्या होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे एक बार फिर ले लेते हैं BF3। तो यहाँ जो रिएक्शंस होगी या कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ROH और यहाँ पर बॉन्ड लिया आ जाएगा और ये बन जाएगा BF3। तो आप देख रहे हैं ये भी क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये क्या कहलाएगा आपका लुईस बेस, और ये कहलाएगा आपका लुईस एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप। यहाँ एक नया एग्जांपल लेंगे, H2 लेते हैं, H2O। ये H2 को लिखेंगे तो बेंट स्ट्रक्चर है इसकी, और ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है H2 की। इसके पास भी क्या होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिएक्शन करा इसकी किससे करा सकते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो AlCl3 की बात कर सकते हैं। और AlCl3 के केस में देखेंगे कि HO और H और यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा AlCl3। तो ये आप देखें लुईस एसिड की तरह कर रहा है और ये लुईस बेस की तरह, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है AlCl3 को। AlCl3 ये भी उसी फैमिली का है, इसलिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके पास भी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बस, इलाहाबाद, गया, इंडिया का तहलका, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ये आपको कहीं भी सेंटर पे दिखेंगे, कहीं भी सेंटर का मतलब बीच में से, तो आप देखेंगे कि उसकी नेचर हमेशा रहेगी लुईस एसिड की। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लिखते हैं कि लुईस एसिड, लुईस बेस। एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड, तो हम ले सकते हैं एक तरफ से उठा सकते हैं BF3। अगर याद नहीं आया आपको तो बोरॉन के बाद Al आता है, AlCl3 कर दो, फिर गैलियम ले लो, Cl3 कर दो। ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कार्बन होती है, इनके पास कमी होती है, ये भी एक्ट ऐसे ही करेंगे। और बताया था हमने ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, ये भी क्या होंगे, सभी लुईस एसिड ही होंगे हमेशा। रीज़न क्या रहता है कि या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके पास, या कोई भी वैकेंट सेल रहेगी, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वैकेंट सेल हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल ऑफ किसकी कराएं, लुईस बेस की। तो लुईस बेस में सीधा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जांपल अमोनिया, H2, यहाँ भी 2 लोन के इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, ROH आप दे सकते हैं आसानी से, RNH। ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होगा तो इसका मतलब ये सभी क्या हैं आपके न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके समझ में ये तीनों जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आ गए होंगे। नई जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।